हेलो, स्वागत है सभी का। कैसे हो सभी? और क्या हाल है भाई, कैसे हो? हैं? चलिए साहब, आज की परंपरा को प्रारंभ करते हैं और एक एक बिंदु पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति रहती है। चलिए साहब, लेलन वाले गुरुदेव को नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन का मतलब कोई भी वस्तु अगर सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, इसका मतलब क्या ले आपकी अमूर्त चिंतन। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक बात कहूं, बोल दो। क्या पढ़ रहे थे अपन? अरे भाई क्या पढ़ रहे थे? गुड़ पढ़ रहे थे। तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे। हैं? मंगा ले। हाँ साहब, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। और दोस्तों, बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में अगर हम बात करते हैं क्या स्थिति रहती है वो देखो। जो इसकी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं से ही इसकी विशेषताएं क्रिएट कर सकते हैं हम। सीखने की योग्यता, सीखने व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, तार्किक चिंतन की योग्यता, कार्य करने की विधि। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व होते हैं, याद रखना। बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व होते हैं, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है और ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि की दो प्रकार की गतियां होती हैं, लंबवत गति और क्षैतिज गति। लंबवत गति हमारा मानसिक विकास पूरा करती है, जो 18 साल तक चलती है, और क्षैतिज गति जीवन भर तक चलती रहती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो प्रकार की इसकी गतियां हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं का जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से है, तो उस चीजों के ऊपर देखो कैसे। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं लिखें, हेडिंग डालें, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। सहानुभूति क्या है? ठीक है, सहानुभूति का मतलब क्या होता है कि बच्चों को मित्रवत व्यवहार करते हुए, हर प्रकार की जिज्ञासा को शांत करते हुए उनको सिखाना, वो क्या है उनके लिए? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। लिखें, सोचने समझने, तर्क विचार चिंतन करने की क्षमता। सोचने समझने तर्क विचार चिंतन करने की क्षमता। सोचने समझने तर्क विचार चिंतन करने की क्षमता। सोचने समझने तर्क विचार चिंतन करने की क्या है बेटा? क्षमता। आगे वाली विशेषता लिखो पॉइंट टू पॉइंट। तार्किक चिंतन की योग्यता। तार्किक चिंतन की योग्यता।
कौन से चिंतन की योग्यता बेटा? तार्किक चिंतन की योग्यता। नेक्स्ट, समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। कौन से चिंतन की योग्यता? अमूर्त चिंतन की योग्यता। कार्य करने की विधि। कार्य करने की विधि। कार्य करने की विधि। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। याद रहे, बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। लिखें, बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, याद रखना, बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जबकि ज्ञान से बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है और ज्ञान से ही बुद्धि का क्या होता है बेटा? विकास होता है। देखो, हमारी इंटेलिजेंसी और हमारा नॉलेज अलग चीज़ है। बुद्धि जन्मजात होती है, नॉलेज हम अर्जित करते हैं। लेकिन नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हमारे में क्या होनी चाहिए? बुद्धि। और जैसे जैसे हम नॉलेज प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारी बुद्धि का क्या होगा? विकास। मतलब बुद्धि तेज चलने लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग। याद रहे, बुद्धि की दो गतियां होती हैं। बुद्धि की दो क्या होती बेटा? गतियां होती। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, बुद्धि की गतियां होती, कितनी गतियां होती है? तो दो गतियां होती है। बुद्धि की दो गतियां होती है। गतियां होती है। बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में बात ध्यान रखना कि बुद्धि की दो गतियां होती है। और वो दो गतियां कौन कौन सी है? पहली है लंबवत गति। लंबवत गति, पहली गति कौन सी? लंबवत गति। और दूसरी कौन सी? क्षैतिज गति। क्षैतिज गति। लंबवत गति याद रखना 16 से 18 वर्ष तक चलती है। और 16 से 18 वर्ष तक जो ये गति चलती है, ये हमारा कौन सा विकास पूरा करती है? मानसिक विकास पूर्ण विकास पूर्ण करती है। मानसिक विकास क्या करती है बेटा? पूर्ण करती है। और यह निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती है। क्या चलती रहती है बेटा? निरंतर चलती रहती है। और इसके माध्यम से, याद रखना, इसके माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। दैनिक जीवन की समस्याओं का क्या होता है? समाधान होता है। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। ये बातें आपको इसके अंतर्गत विशेष ध्यान रखनी है कि बुद्धि की गतियां कितनी होती है? दो, लंबवत गति और क्षैतिज गति। लंबवत गति कहाँ से कहाँ तक चलती है? 16 से 18 साल तक चलती है। क्षैतिज गति निरंतर चलती रहती है। लंबवत गति के माध्यम से हमारा कौन सा विकास पूरा होता है? तो मानसिक विकास पूरा होता है। और क्षैतिज गति के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, उन सभी का हम समाधान करते हैं। ये बात इसमें ध्यान रखना। लिखें,
कंप्लीट। तो ये है बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। बुद्धि कहते किसे हैं? सोचने, समझने, तर्क, विचार, चिंतन करने की मानसिक योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। कहां के थे ये? ब्रिटेन के थे। कब सिद्धांत, कब विचार दिया था? 1885। ठीक है। लिखें बुद्धि का वर्गीकरण। क्या है बेटा? बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि का वर्गीकरण। आज शांत शांत कैसे हो? हैं? क्या नहीं आ रहा है? मतलब तुम कभी बदलोगे नहीं, कभी सुधरोगे नहीं। तुम अलग हो और मैं अलग हूं। मैं तो एक ही मान रहा था कि हम एक हैं, मतलब तुम तो बिल्कुल ही बदल गए यार। ठीक है। अब आपकी भावनाएं अलग है तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कह दूं मैं तुम्हें? कह दो? तुम बड़े अजीब हो, जो तुम मेरे से कभी मिल नहीं सकते। ठीक है। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम उत्कर्ष कोचिंग की क्वीन प्रिय। भाई बोल दूं तो देखो कैसे कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम उत्कर्ष कोचिंग की क्वीन प्रिय, तुम घूमने जाती सिटी मॉल में, जीटी सिनेमा में लीन प्रिय। साइको सा सीधा हूं मैं, साइको सा सीधा हूं मैं, तुम जियोमेट्री जैसी कठिन प्रिय, तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा उजड़ा हूं मैं, तुम हिंदुस्तान जैसी ग्रीन प्रिय, मुश्किल अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं खेल प्रिय। तो भाई मैं तो तुम्हें अपना मानता था, तुम तो वो निकले नालायक। मैं तुझे कुछ कह रहा हूं, तू गुड़ पे बैठा हुआ है। मतलब यूं ही। चलिए साहब, बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण कितने लोगों के द्वारा किया गया? 2। नंबर 1 गैरेट के अनुसार। किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। दूसरा जो वर्गीकरण है किसके अनुसार बेटा? थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। दोस्तों ध्यान रखना, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। पहली कौन सी? मूर्त। दूसरी कौन सी? अमूर्त। और तीसरा कौन सा? सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, एक दिन तो हो ही गई होगा, है ना। कोशिश यही है, हम भी सिलेबस पे बैठे हुए हैं। अधिगम, और देखो अधिगम, अभिप्रेरणा और बाल विकास हो गया, इसका मतलब 70+ है ना कोर्स हो गया, 70% से ज्यादा कोर्स हो गया, है ना। अब ये बुद्धि खत्म हुआ, फिर व्यक्तित्व, समायोजन, विशिष्ट बालक, 3 बिंदु हमारे और बचेंगे। उसके बाद में तुम कहां और हम कहां। ठीक है। तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और फिर याद रखना, जो प्रकार गैरेट ने मूर्त बताया था उसी प्रकार को थॉर्नडाइक ने कौन सा बता दिया? यांत्रिक। मतलब यांत्रिक और मूर्त एक ही है, नाम अलग है। कि हरि थारा नाम 1000 कैसे लिखूं कुमकुम पत्री। तो वही है। और यह है अमूर्त और यह है सामाजिक। बदला तो केवल बदला क्या, यहां पर मूर्त है, यहां पर यांत्रिक है, बात वही है। ठीक है। तो बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3। पहला बोलो। नंबर 2। नंबर 3। अब अचानक हमारे सामने कभी प्रश्न आ जाए और हमें इस बात का पता नहीं चले कि साला मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो टेंशन हो जाती है। तो टेंशन करने की कहीं जरूरत नहीं है। देखो, जब किसी कार्य को करने में शारीरिक श्रम की अधिकता हो, प्रधानता हो, फिजिकल वर्क सबसे ज्यादा लग रहा हो, तो समझ लेना मूर्त बुद्धि। फिजिकल वर्क के साथ में आपके मशीनों का काम हो रहा, उपकरणों का प्रयोग कर रहे हो, बोलो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि। अगर किसी कार्य को करने में अगर मेंटल वर्क सबसे ज्यादा लग रहा हो तो समझ लेना अमूर्त बुद्धि। और अगर किसी कार्य को करने में सोशल, चुप गए,
हर चीज को अपने तरीके से नहीं खींचना। अगर किसी कार्य को पहली बार क्या गुस्सा, नाराजगी तो मेरी आपसे कभी हो ही नहीं सकती, ये आप अच्छे से जानते हो, है ना। देखो एक सीधी सी बात है, सांप अगर अपना फन फैलाकर अगर अपनी आवाज नहीं निकाले या जहर नहीं फेंके तो वैसा आप सांप को कोई समझेगा ही नहीं, वो तो जेब में लेके घूमते रहेंगे, मैं 4 सांप पकड़ के ले आया आज, है ना। तो ये चीजें देखो, लेकिन आपका और मेरा जो रिलेशन है वो अलग है ना। आप यहां बसते हैं, है ना। हाँ ये सही कह रहा हूं, इसीलिए लाइट आ गई कि किसी भी कार्य को करने में अगर फिजिकल वर्क लग रहा है तो बोलो कौन सी बुद्धि, मूर्त बुद्धि। और किसी भी कार्य को करने में अगर मेंटल वर्क लग रहा है बोलो कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और किसी भी कार्य को करने में अगर सोशल वर्क नजर आ रहा है बोलो कौन सी बुद्धि, सगाई संबंध करवाना, जिजी कई खोग्यो थारो, जीजाजी आते हैं यहां, शिकायत करूंगा मैं तेरी, ये सोच लेना। मतलब मैं यहां पर बुद्धि की बात कर रहा हूं, ये पेन ढूंढ रही है ना। ऐसा तो नहीं तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, हैं। जिंदगी की खुशियां मैं तुम्हारी, ये याद रखना, कोचिंग में जब तक हो तुम्हारे जीवन की खुशियां तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हो। और जिस दिन मैं चला गया महादेव की सौगंध, उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तान की भांति बैठे बैठे, तो किसी भी कार्य को करने में अगर फिजिकल वर्क लग रहा है बोलो कौन सी बुद्धि, ठीक है, मूर्त बुद्धि। और मेंटल वर्क लग रहा तो अमूर्त बुद्धि, और सोशल वर्क लग रहा तो, पहले इस फॉर्मेट को बना लीजिए फिर मैं इस पे बात करता हूं। डोंट आवाज, चलिए साहब पहला पॉइंट लिखें, मूर्त बुद्धि। पहला पॉइंट लिखें, मूर्त बुद्धि। देखो मूर्त बुद्धि को और अन्य किन नामों से जाना जाता है उसके ऊपर देखो। मूर्त बुद्धि को और हम क्या कहते हैं, गामक बुद्धि, हार्डवेयर उपागम, कठोर बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, गामक बुद्धि, हार्डवेयर उपागम, कठोर बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। याद रखना 2015-16 जो पेपर हुआ था आपका रीट का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से व्यवहारिक बुद्धि के नाम से कौन सी बुद्धि को जाना जाता है, तो मूर्त बुद्धि को ही हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। और दिमाग में आता है सर सामाजिक बुद्धि को क्यों नहीं कहते हैं? अरे व्यवहार का मतलब कार्य, और कार्य जब व्यक्ति कार्य जो करता है वो शरीर से ही करता है। क्या करता बेटा? कार्य हमेशा शरीर का होता है और वो कार्य नजर आता है, व्यवहार भी नजर आता है, ये याद रखना। अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, फिजिकल वर्क कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है हम प्रैक्टिकली देख कर बता सकते हैं। तो व्यवहार सही है या गलत, कार्य सही है या गलत,
तो याद रखना, मूर्त बुद्धि को ही हम क्या कहते हैं बेटा, व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अब समझो इसमें कि बुद्धि के इस भाग में, कि बुद्धि के इस भाग में शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, कि बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए यंत्रों या उपकरणों या मशीनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है बेटा, मतलब चीजें नजर आती है, प्रत्यक्ष होता है। और दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में होता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में होता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फिजिकल वर्क है, वह बुद्धि कौन सी जिसमें शारीरिक श्रम की अधिकता होती है, प्रधानता होती है, तो मूर्त बुद्धि होती है। कि बुद्धि के इस भाग में शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए मशीनों या उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। और बुद्धि के इस भाग में दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में होता है। जैसे अब कौन कौन से व्यक्ति इस बुद्धि में आते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, बोलो मशीनों का काम करने वाला व्यक्ति कोई भी होगा, मशीनों का रख रखाव मरम्मत करने वाला, वहां पर मेंटल वर्क कम, फिजिकल वर्क ज्यादा लगता है। मशीनों की मरम्मत करने में क्या लगता है, फिजिकल वर्क ज्यादा लगता है, ये याद करना, मेंटल वर्क कम लगता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, कार मैकेनिक, कार ठीक करने वाले में मूर्त बुद्धि होती है, दिमाग ज्यादा नहीं लगता, वहां पर फिजिकल वर्क ज्यादा लगता है। अब कहता है सर कार ठीक करने में दिमाग तो चाहिए, अरे दिमाग तो चाहिए, लेकिन दिमाग से भी ज्यादा क्या चाहिए, फिजिकल वर्क लगता है, मशीनों का उपयोग होता है, ये याद रखना। जैसे अब दिमाग वाले सर वो दिमाग के बिना कार कैसे ठीक करेगा, चलो ठीक है ना, दिमाग चाहिए। अरे भाई साहब सारी चीजें दिमाग से नहीं, वहां पर नट खोलने के लिए, स्क्रू खोलने के लिए, इंजन को नीचे उतारने के लिए, टायर फिट करने के लिए हाथों का काम होगा। अगर मैं तो दिमाग लगा रहा हूं, ये टायर ऑटोमेटिक खुल जाए, दिमाग लगा रहा हूं मैं, अरे भाई साहब ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगे, वहां पर अपना शरीर काम में लेना ही पड़ेगा, है ना। शरीर की ताकत या मशीनों की ताकत लगेगी। जहां पर ताकत फिजिकली या मशीनों की है वहां पर है मूर्त बुद्धि, ठीक है। कार मैकेनिक, कुली, मजदूर, बोलो मजदूर को ताकत की जरूरत पड़ती है, दिमाग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। किसी मजदूर को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कोई तगारी में रेत डालते हुए देखा है क्या आपने? ऐसा थोड़ी कि मैं 65 डिग्री के कोण से रेत उछालूंगा, 90 डिग्री के कोण से तगारी उठाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे चलूंगा। बोलो ऐसा हुआ क्या कभी? कभी नहीं होता। उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको तो अपने शरीर का ही काम करना है, ठीक है। कुली हुआ, मजदूर हुआ, कारीगर, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हो, इस बिल्डिंग को बनाने वाला दिमाग नहीं, शरीर की ताकत लगी है, मशीनों की ताकत लगी है, लेकिन इसका नक्शा बनाने वाला अमूर्त बुद्धि का है। बोलो कारीगर कौन सी बुद्धि में? मूर्त बुद्धि। लेकिन आर्किटेक्ट इंजीनियर अमूर्त बुद्धि। बोलो नक्शा बनाया तो दिमाग से बनाया ना, ताकत नहीं लगी। लेकिन जिसने चूना पत्थर दिया, सीमेंट दिया है, जिस कारीगर ने पत्थर उठाकर ईंटें जोड़ी है, बोलो भाई साहब क्या है, ताकत ही तो लगी। तो वहां पर दिमाग लगा है, लेकिन दिमाग से ज्यादा क्या चलता है वहां पर? शरीर की ताकत चलती है, शरीर की ऊर्जा चलती है, करेक्ट। तो ये कौन सी बुद्धि में आते हैं बेटा? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। किसान मूर्त बुद्धि में। लिखें लेकिन बुद्धि के इस भाग में, बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बुद्धि कौन से भाग में शारीरिक श्रम की अधिकता होगी, तो मूर्त बुद्धि में। लिखें बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए, बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए, बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मशीनों एवं उपकरणों का सर्वाधिक क्या किया जाता है बेटा? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। तथा दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान तथा दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान तथा दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में किया जाता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में किया जाता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में किया जाता है। कंप्लीट। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, जो हार्डवेयर इंजीनियर है ना, वो इसी बुद्धि के हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, कार मैकेनिक, कुली, किसान, मजदूर, ठीक है, कुली, किसान, मजदूर, कारपेंटर, जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं इसको बनाने वाले में कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। दिमाग कम, ताकत ज्यादा। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको किसके अंदर का ध्यान रखना है? तो मूर्त बुद्धि में ध्यान रखना है। करेक्ट। दूसरी बुद्धि आ जाओ बेटा। 100 बात की एक बात। जैसे मैंने आपको ये तीनों फैक्ट पढ़ा दिए, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता, हम भूल भी जाते हैं, तो केवल इतना सा ध्यान रखो, शरीर का काम मूर्त बुद्धि, दिमाग का काम अमूर्त बुद्धि, और समाज की सेवा सामाजिक बुद्धि। लिखें अमूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। दोस्तों, अमूर्त बुद्धि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमूर्त बुद्धि का क्या क्राइटेरिया रहता है? तो याद रखना, इस बुद्धि को और किन किन नामों से जाना जाता है? मृदुल बुद्धि। कौन सी बुद्धि बेटा? मृदुल बुद्धि। सॉफ्टवेयर उपागम। कौन सा उपागम? सॉफ्टवेयर उपागम, ठीक है। शाब्दिक बुद्धि। कौन सा बुद्धि बेटा? शाब्दिक बुद्धि। मृदुल बुद्धि कहो, सॉफ्टवेयर बुद्धि कहो, या शाब्दिक बुद्धि कहो। इससे हम और एक नाम और दे सकते हैं, पुस्तकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध संकेत, चित्र, शब्दों से होता है। पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं इसको। कौन सी बुद्धि बेटा? पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। चलिए साहब, अब देखो, बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। इसमें किया गया कार्य प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे मैं फिजिकली वर्क कर रहा हूं तो कार्य सही हो रहा गलत हो रहा हम देखकर बता सकते हैं, व्यवहार का बता सकते हैं व्यवहार सही है या गलत है। लेकिन अगर मैं दिमाग से कोई काम कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कभी कोई बता सकता है क्या? तो या कार्य कैसे कर रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे दिमाग में, खलबली क्या मच रही, बोलो कि कोई बता सकता है क्या? तो बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के माध्यम से ही होता है।
अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के माध्यम से ही होता है। जैसे एक शिक्षक अमूर्त बुद्धि का होता है, लेकिन मैं अमूर्त बुद्धि में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए। बोलो ये उपकरण ही तो है, मशीनें तो हैं। पिता को हम ईमेल भेजते हैं, ईमेल हम शब्दों में भेजते हैं, दिमाग से भेजते हैं, लेकिन भेजने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर तो चाहिए। बोलो वो मशीन है, उपकरण है या नहीं है? तो याद रखना, अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के माध्यम से होता है। एक लेखक, एक कहानीकार लिखने का कार्य करता है, अरे लिखता वो दिमाग से है, लेकिन लिखने के लिए पेन पेंसिल चाहिए। बोलो उपकरण चाहिए, मशीनें चाहिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत। तो लिखें, बुद्धि के इस भाग में, बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में किसकी बेटा? मानसिक श्रम की अधिकता होती है। नेक्स्ट, इसमें किया गया कार्य प्रत्यक्ष नहीं होता। इसमें किया गया कार्य प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष नहीं होता। इसमें किया गया कार्य क्या नहीं होता बेटा? प्रत्यक्ष नहीं होता। नेक्स्ट, दिमाग का जो कार्य हो रहा है आपको थोड़ी पता चल रहा है। अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। तो बुद्धि का संचालन तो हो रहा है, लेकिन ये चीजें कहां से आ रही मेरे दिमाग में पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, मूर्त बुद्धि का काम कर रहा हूं, मैं मिट्टी डाल रहा हूं, आपको पता चलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीजें कैसे पैदा हो रही है? बोलो कभी पता चलता है क्या? नहीं चलता। ये याद करना। आगे लिखे, अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों से होता है। अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा होता है। अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा होता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अमूर्त बुद्धि का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है? तो मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा होता है। करेक्ट। ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे के लॉजिक में आ जाओ, कैसे अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा होता है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। इसका संबंध शब्द संकेत चिन्हों से होता है, इस कारण इसे पुस्तकीय बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। लिखें, बुद्धि के इस भाग का संबंध, बुद्धि के इस भाग का संबंध शब्द संकेत चित्र चिन्हों से होता है। इस कारण इसे पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात ध्यान रखना, बुद्धि के इस भाग का संबंध शब्द संकेत चित्र चिन्हों से होता है, इस कारण इसे पुस्तकीय बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। कंफर्म? ये बात ध्यान रखो। जैसे अब इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक है, सैनिक इसमें आएगा। याद रखना, सैनिक या जो फौजी होते हैं वो सामाजिक बुद्धि के होते हैं, क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करने होता है। ठीक है, ये याद रखना। पुलिस हुआ, सैनिक हुआ, सामुदायिकता से जुड़े हुए प्रत्येक ऑफिस के कार्यालय में वो कौन किस में आ जाएगा? सामाजिक बुद्धि में। ठीक है, जैसे प्रधानाध्यापक
सामाजिक बुद्धि का होता है, लेकिन शिक्षक पढ़ाते समय मूर्त बुद्धि का काउंट करते हैं हम। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है बेटा, जैसे हम कहते हैं ना शिक्षक समाज का सच्चा सेवक होता है। ठीक है, तो शिक्षक सामाजिक में भी आता है और अमूर्त में भी आता है, लेकिन मेजर किसका काम करता है, वो दिमागी काम करता है। जैसे प्रबंधन का काम होता है, प्रधानाध्यापक मैनेजमेंट का काम करता है, जिसमें नेतृत्व करने का गुण ज्यादा हो वो सामाजिक बुद्धि के होते हैं। जैसे नेता सामाजिक बुद्धि के हैं, समाज सेवक, समाज का कार्यकर्ता, मजदूर यूनियन का लीडर, ये छोटे मोटे है ना, वकील सामाजिक नहीं होता बेटा, ये अमूर्त बुद्धि का होता है। केस लड़ने के लिए दिमाग चाहिए। समाज सेवा, कोई किसी वकील को देखा कि वो समाज सेवा कर रहा है ये चीज है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मकान के नक्शे बनाता है या कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहा है, बोल कौन सी बुद्धि का है? ठीक है, देखो हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर ठीक करने वाला मूर्त बुद्धि, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाला अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अभी आएगा वकील, कौन है बेटा? वकील, लेखक, कवि, शिक्षक, है ना, डॉक्टर, है ना, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार, कहानीकार, ये सारे के सारे बंधु किसमें? अमूर्त बुद्धि में। अब एक एक बिंदु पर आ जाओ। चोर किस में आएगा? दिमाग चाहिए बेटा उसमें। चोर तो दिमाग होगा तो चोरी करेगा, है ना। अब दिमाग में सर खिलाड़ी, अरे भाई साहब मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, काम कोई सा भी हो, मेंटल वर्क में मूर्त अमूर्त बुद्धि, फिजिकल वर्क में मूर्त बुद्धि। देखो खिलाड़ी में बात करें, जैसे विश्वनाथ आनंद, वो भी खिलाड़ी है, अमूर्त का है वो, और धोनी मूर्त में है। ठीक है, फिजिकल वर्क। अब कहते हैं सपना चौधरी मूर्त बुद्धि की, हो तो नाचने में दिमाग नहीं, ठुमके लगाना है भाई, है ना। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील मेंटलिटी से जुड़ा काम करते हैं, केस लड़ने के लिए आंकड़ों को, तथ्यों को, धाराओं को याद रखना दिमाग का काम होता है। लेखक लिखने का कार्य करने वाला अमूर्त बुद्धि में। कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। शिक्षक, बोलो शिक्षक पढ़ा रहा है, बोलो कौन सी बुद्धि में पढ़ाएगा? वो मानसिकता से ही पढ़ाएगा, दिमाग से ही पढ़ाएगा। डॉक्टर, देखो यहां पर डॉक्टर चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे ढांडा डोर का हो, चाहे इंसानों का हो, वेटनरी डॉक्टर हो या इंसानों का डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथिक का हो, चाहे वो सर्जन हो, ठीक है, चाहे मांसपेशियों का, लिवर किडनी का हो या कान नाक आंख का हो, कैसा भी हो, हमेशा किसका काम करेगा वो? है ना। गुरुदेव चेस गेम किस में आएगा? अमूर्त बुद्धि में। भाई चेस के शतरंज जो खेल रहे हो किस में? दिमाग से तो खेलोगे। तेरा घोड़ा, तेरा प्यादा, तेरा राजा, तेरी रानी ले गया मैं, तो दिमाग का खेल है। और ज्यादा दिमाग कहीं पर भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दिमाग में तो यूं ही निकला, मेरी मम्मी दूध निकाल रही कौन सी बुद्धि में, मैंने रोटी बनाई कौन सी बुद्धि में। अरे भाई कई सैकड़ों सवाल हैं। डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर कौन सी बुद्धि में? अमूर्त बुद्धि में आते हैं। अब दिमाग में आता है सर, एक ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में रहता है, शल्य चिकित्सक, सर्जन। अरे ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन होता है ना, वो भी अमूर्त बुद्धि का ही होता है। अरे ऑपरेशन करने के लिए दिमाग चाहिए कि ताकत चाहिए? भाई कहाँ कट लगाना है, कौन सा ट्यूमर हटाना है, ऑपरेशन कैसे करना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कैसे होश में लाना है, सारा दिमाग का खेल है। हमारे पेट में अगर कोई गठान है, हम ऑपरेशन होगा साहब, है ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ भाई के, तो हम डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने तकलीफ क्या है, सोनोग्राफी एक्सरे करवाया, और उस सोनोग्राफी एक्सरे को देखकर तुरंत हम पता लगा लेते हैं यार प्रॉब्लम कहाँ, यहाँ है दिखे। ठीक है, डॉक्टर तुरंत समझ आता है। और इसी सोनोग्राफी एक्सरे को लेकर हम बाहर चाय की थड़ी पर बैठ कर टांग पे टांग देके फिर इसको देखते हैं।
काला काला तो है यहाँ, अरे बावली पहुंच पूरा काला ही है ये। बोलो इस सोनोग्राफी को देखने से हमें पता चलता है क्या? आप जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वो एक मशीन चलती है जिसमें वो तरंगे चलती है, रेखाएं चलती रहती ऊपर नीचे से, है ना। ईसीजी आप करवाने, सीटी स्कैन ईसीजी करवाते हैं ना, ऐसा लगता है कि यहां पर अगर हल्की सी छूट गई तो गया, है ना। तो भाई इन रेखाओं के पैमाने को देखकर डॉक्टर कहता है कि जिंदा रहने की पूरी उम्मीद है, जबकि हमारे लिए तो यूं खई बोले यार। बोलो इसको देखकर हम समझ पाते हैं क्या? तो बोलो दिमाग का खेल है या नहीं, संकेत है या नहीं? संकेत का संबंध हमेशा किससे होता है? अमूर्त बुद्धि से होता है, ठीक है। तो बोलो कितने प्रकार की बुद्धि होगी बेटा? दो, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। झाड़ा देने वाले बाबा जी किस में आएंगे, है ना? बंगाली बाबा किस में आएंगे? ये दिमाग का ही खेल है ना। बंगाली बाबा हो या कोई सा भी बाबा हो, ठीक है, दिमाग का ही खेल है, ये याद करना। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले वो अपनी अपनी अलग जगह आस्था है अगर किसी के प्रति, तो सामाजिक रूप से होंगे। वो किसमें आएंगे बेटा? सामाजिक रूप से। भाई धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों को समाज सेवा के लिए जोड़ रहे हैं, लोगों को एक साथ करने का, यूनिटी बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो सामाजिक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। आगे लिखो सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में बेटा सामाजिक काम नहीं है उसका, मेंटलिटी का काम है। लिखे सामाजिक बुद्धि। लेकिन बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की, बुद्धि के इस भाग में, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का निर्धारण किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का निर्धारण किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है या बुरा है, उसके साथ हम रिलेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, रिश्तेदारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ये याद रखना, ये सामाजिक बुद्धि। व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का निर्धारण किया जाता है। याद रखना, सामाजिक बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा करने से होता है। लेकिन इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य, इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य, इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा करने से होता है। इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बेटा? समाज सेवा करने से होता है। इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बेटा? समाज सेवा करने से होता है। करेक्ट। लेकिन जैसे इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बेटा? समाज सेवा करने से होता है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मैथमेटिशियन, हाथ को दबा दबा दबा, हाँ चलो जोर से जोर से। पता नहीं यार, अचानक नस ऊंची नीची हो गई तो भयंकर दर्द होने लग गया। हाँ? लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता, नेक्स्ट समाज सेवक, समाज सेवक, समाज सेवक, राजनेता, राजनेता, मजदूर यूनियन का लीडर, मजदूर यूनियन का लीडर,
मजदूरों का लीडर नहीं होता क्या? मजदूर यूनियन का लीडर। कभी हड़ताल हो गई तो हमारी मांगें, वही बात है ना। तो ये सारा सारा कौन सी बुद्धि में आ जाते हैं बेटा? सामाजिक बुद्धि में। बोलो बुद्धि के भेद कितने हुए? 3, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अब हम बात, हाँ बेटा देखो, जज को हम अगर सोशल दृष्टि से देखें तो सामाजिक बुद्धि का ही है, लेकिन वो काम कौन सा करता है? मेंटलिटी का। सारे गवाहों की सुनने के बाद फिर अपना दिमागी फैसला करता है, तुलना करता है, धाराओं को याद रखता है, धाराओं की स्मृति के आधार पर कार्य करता है, तो वो अमूर्त बुद्धि का जोड़ा जाता है उसको। लिखें बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। आवाज नहीं बेटा। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में हम 10-12 सिद्धांत देखने वाले हैं, ठीक है, और सारे सिद्धांत प्रैक्टिकली। और इन सिद्धांतों में आपको यही बात समझनी है कि बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ, बुद्धि कैसे बनती है। छोटे छोटे सिद्धांत हैं तो देखें। सबसे पहला सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, इधर देखें। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? बिने कहां के थे? सिद्धांत कब दिया? 1900। यह सिद्धांत पूरा कब हुआ? 1911। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया? बिने। कहां के थे? सिद्धांत कब दिया और पूरा कब हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि 1911 में बिने की मृत्यु हो गई थी, और 1911 में बिने के इस अधूरे सिद्धांत को पूरा किसने किया था? टर्मन एवं स्टर्न। किसने? टर्मन एवं स्टर्न के द्वारा इसे पूरा किया गया। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक बिने ने किताबों की रचना की। इसकी पुस्तकें कौन सी है? तो वो पुस्तकें देखिएगा। इसकी एक सबसे फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द ब्रेन एंड द माइंड, ठीक है, द ब्रेन इज द माइंड एंड द ब्रेन, द माइंड एंड द ब्रेन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बेटा? तो बिने के द्वारा लिखी गई। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए इसकी प्रमुख पुस्तक कौन सी, द माइंड एंड द ब्रेन। अब इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन रहे हैं वो देखो। समर्थक में डॉक्टर जॉनसन, विक्टोरिया हेजलिट, ठीक है, एबिंगहास, स्टर्न और टर्मन। बोलो किताब का क्या नाम था? द माइंड एंड द ब्रेन। समर्थक कौन है? डॉक्टर जॉनसन, विक्टोरिया हेजलिट, एबिंगहास और स्टर्न और टर्मन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात हम देखते हैं। क्या आया कि सर जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अब बीएड वाले डीएसएसबी केवीएस के भी पीआरटी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे क्या? हाँ, पूरे भारत में ये नियम लागू होगा। मतलब बीएड वाले L1 में, ठीक है, कभी भी नहीं आएंगे, L2 में ही रहेंगे, मतलब लेवल 2 में ही रहेंगे। आज तो आपके लिए खुशी की बात है ना? चलिए साहब, बोलो सिद्धांत कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एक कारक सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का निर्माण एक ही कारक से होता है, एक ही तत्व से होता है, एक ही खंड से होता है। व्यक्ति की बुद्धि के निर्माण में और कोई योग्यता नहीं होती, केवल एक ही योग्यता होती है। तो समझो कैसे कि बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक कारक के मिलने से होता है और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही कारक के माध्यम से करता है। वापस सुने, बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक कारक के माध्यम से होता है और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्य एक ही कारक के माध्यम से करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती।
मतलब बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से हुआ? एक। और बालक या व्यक्ति एक ही कारक के माध्यम से अपने जीवन के सारे कार्य करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं या क्षमताएं नहीं होती। डॉक्टर जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता। अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत ही अच्छा क्या होता? कवि भी होता। मतलब जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए थे उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता था। गति के नियम देने के लिए, वो कविता पाठ करने के लिए अलग अलग योग्यता की जरूरत नहीं होती, एक ही योग्यता से दोनों काम किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं, जिस योग्यता से आप लिखते हो उसी योग्यता से आप पढ़ते हो। लिखने के लिए अलग योग्यता नहीं चाहिए तो पढ़ने के लिए अलग योग्यता नहीं चाहिए, दोनों कार्यों को एक ही योग्यता से किया जा सकता है। डॉक्टर जॉनसन ने लिखा कि बुद्धि सर्वव्यापी शक्ति है जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इस कारण जो डॉक्टर जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। थ्योरी ऑफ मोनार्चिक, यह याद रखना कि वह सिद्धांत कौन सा है बुद्धि का जिसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया? बोलो कौन सा सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत। करेक्ट, ये याद रखना। तो बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से हो रहा बेटा? एक कारक से। और एक ही कारक के माध्यम से व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। लिखें, आवाज नहीं, सिद्धांत के नाम पते लिखो। लिख लिया? बिने का पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड बिने। लिख लिया बेटा? आगे लिखें, लिखें बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। प्रैक्टिकली बात ध्यान रखो कि बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा? एक ही कारक के माध्यम से होता है।
और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही कारक के माध्यम से करता है, ठीक है, या एक ही योग्यता से करता है। और बिने के अनुसार और बिने के अनुसार और बिने के अनुसार व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही कारक या योग्यता से करता है। और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही कारक या योग्यता से करता है क्योंकि उसकी मानसिकता में क्योंकि उसके मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो ये प्रैक्टिकली बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रकार का कोई भी लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, करेक्ट? क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। लिखें, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अतः इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण अतः इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण व्यक्ति के बुद्धि का निर्माण एक ही कारक या एक ही योग्यता से होता है। व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक या एक ही योग्यता से होता है, करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। यहां तक तो आपको बात को समझ में आ गई होगी कि बिने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कैसे हो रहा है, एक कारक से या एक योग्यता से, एक फैक्टर से। इसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी, अगर इसकी टर्मोलॉजी पूछ लिया जाए तो यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम से बेटा? यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं इसको। अब समझो, देखें, डॉक्टर जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता। लिखें, डॉक्टर जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत का डॉक्टर जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत का बुद्धि डॉक्टर जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि बिने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता।
तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता। करेक्ट। क्योंकि जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए, क्योंकि जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए, जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए, उसी योग्यता से वह, जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए, उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता था। जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए, उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता था। मतलब गति के नियम देने के लिए और कविता पाठ करने के लिए अलग अलग योग्यता की जरूरत नहीं होती, एक ही योग्यता से दोनों कार्य किए जा सकते हैं। करेक्ट। तो ये कौन कहता है बेटा? डॉक्टर जॉनसन। और साफ साफ शब्दों में बिने क्या कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। ठीक है, नोट डालकर लिखना, नोट नोट। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार डॉक्टर जॉनसन के अनुसार डॉक्टर जॉनसन के अनुसार बुद्धि ही वह सर्वव्यापी शक्ति है। बुद्धि ही वह सर्वव्यापी शक्ति है। बुद्धि ही वह सर्वव्यापी शक्ति है जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर, जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर, जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर सर्वव्यापी शक्ति है, जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर क्या रखती है बेटा? नियंत्रण रखती है। बुद्धि ही वह सर्वव्यापी शक्ति है जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इस कारण जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत को कर देना। इस कारण जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत को, इस कारण जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत को बुद्धि का कौन सा सिद्धांत कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। जॉनसन ने बिने के इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा बेटा? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। परफेक्ट। ये सारी बातें आपको इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। बोलो कौन सा सिद्धांत हुआ बेटा? निरंकुशवादी सिद्धांत कहो, एक कारक सिद्धांत कहो, या एक तत्व सिद्धांत कहो, या एक खंड सिद्धांत कहो। बोलो सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलिए, ये दो शीटें आपके पास आ रही है और आएगी। एक बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है, एक व्यक्तित्व के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों शीटें आपको पढ़नी है। ठीक है, इनको मैं समझाऊंगा मैं ही, लेकिन आपको पढ़नी है। पढ़ाऊंगा भी पूरा, समझाऊंगा भी पूरा, लेकिन इनको पढ़ने से फायदा यह है कि हर एग्जाम में 3 प्रश्न यहां से आ रहे हैं। जो मैंने मैटर दिया ना एडवांस में, कितने प्रश्न आते हैं यहां से? 3। इन दोनों शीटों से 3 प्रश्न 100%। आप अभी सेकंड ग्रेड का दोनों पेपर उठा के देखो, व्यक्तित्व से संबंधित और बुद्धि परीक्षण से संबंधित, बोलो 3 प्रश्न थे या नहीं थे? मॉर्निंग शिफ्ट में भी थे और इवनिंग शिफ्ट में भी थे। पिछले वाला पात्रता परीक्षा या मेंस उठा के देखो, वहां से भी आपके प्रश्न थे। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मनोविज्ञान में जितने परीक्षण हैं वो परीक्षणों का पूरी डिटेल इस व्यक्तित्व परीक्षण की शीट में मैंने उपलब्ध करा रखी। 61 परीक्षण हैं। कितने इसमें? 61। अब 61 परीक्षण पढ़ाए तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझ तो सकते हैं, समझा तो सकते हैं ना, तो वो चीज आपको पहले दे रहा हूं मैं। चलिए साहब, नंबर 2,
बुद्धि का कौन सा द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का पापा कौन? जोर से बोल लो, जोर से बोल लो, स्पीयरमैन। अच्छा बताओ स्पीयरमैन कहां के थे? अब नहीं बोलो कि स्पीयर, पता नहीं यार दर्द हो रहा है। अच्छा खतरनाक खिंचाव आ रहा है। चर्चा नहीं। ये कहां के थे? ब्रिटेन के। सिद्धांत कब दिया? 1904 में। ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत का टू फैक्टर थ्योरी। कौन सा बेटा? टू फैक्टर थ्योरी। और टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहां के थे? ब्रिटेन के। सिद्धांत कब दिया? 1904 में। याद रखना इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है? द एबिलिटीज ऑफ मैन, ठीक है। द एबिलिटीज ऑफ मैन। दूसरी है द क्रिएटिव माइंड, द क्रिएटिव माइंड। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ब्रिटेन का ये मनोवैज्ञानिक हैं। 1904 में सिद्धांत दिया। पहली पुस्तक है द एबिलिटीज ऑफ मैन, दूसरी पुस्तक है द क्रिएटिव माइंड। और इस सिद्धांत को, द्विकारक सिद्धांत को द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं। द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन वालों को सीट कैसे मिलेगी? इसकी पीडीएफ डलवा देना। आपको पीडीएफ डलवा दी जाएगी बेटा, डाल ही देना, वरना मेरे प्राणों में संकट आ जाएगा। हाँ क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम पे डाल दो यूं? हाँ इंस्टाग्राम पे भी डाल सकता हूं, चिंता मत करो। इंस्टा पर कैसे डालते पीडीएफ यार? हैं? फोटो खींच के सीखना पड़ेगा। 8 बजे, 8 बजे। चलिए साहब देखो, दूसरा सिद्धांत देख रहे हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन? द्वितत्व सिद्धांत भी कहते हैं इसको। प्रतिपादक कौन? स्पीयरमैन। कहां का है और कब दिया सिद्धांत? तो देखो बिने ने क्या कहा था कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से होता है? एक। ये कहता है ना बाबा, ना बाबा। कितने से होता है? बिने के अनुसार व्यक्ति का बुद्धि का निर्माण। तो स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण, क्या स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 2 कारकों के माध्यम से होता है, जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक नाम दिया। सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है। और दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। ध्यान, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से? नमस्ते। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से? जिसे क्या क्या नाम दिया गया? सामान्य कारक क्या होता है और विशिष्ट कारक क्या होता है? दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का टैलेंटेड है तुम्हारे से। तो ये बात ध्यान रखना, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 2 कारकों के मिलने से होता है, जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक नाम दिया। सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है, और दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। अब ऐसा भी ये सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों जन्मजात हैं,
एक तरफ कौन सा कारक है भाई? सामान्य कारक, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएफ, जनरल फैक्टर। हो गया तुम्हारा। दूसरा है विशिष्ट कारक। कौन सा कारक बेटा? विशिष्ट कारक, जिसे हम क्या कहते हैं? एसएफ, जनरल फैक्टर और स्पेसिफाइड फैक्टर। ठीक है, दो चीजें यहां पर ध्यान करना। अब दोस्तों याद करना, सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है। अगर इस बात को अच्छे से समझ गए, ये समझना बुद्धि कैसे बन रही है, हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हम जब पैदा होते हैं तो स्पीयरमैन कहता है हम जब पैदा होते हैं तो सामान्य कारक लेकर आते हैं। जन्मजात बुद्धि जन्मजात होती है, जो बुद्धि हमारी जन्मजात है उसे हम सामान्य कारक या जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जनरल फैक्टर के माध्यम से ही हम वातावरण से विशिष्ट कारक को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि हम सभी पैदा हुए, हम सभी में बुद्धि है, लेकिन जब हम पैदा हुए बुद्धि लेकर आए, इसी बुद्धि के माध्यम से हमने वातावरण से नए नए कार्य करना सीखा, नए नए तरीके सीखे, अनुभव प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये अनुभव प्रशिक्षण क्या है? आपका विशिष्ट है। लेकिन इस विशिष्ट का तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे में क्या होनी चाहिए? सामान्य कारक होना चाहिए। बोलो, बुद्धि आपकी जन्मजात है और इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमने बीएसटीसी किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये प्रशिक्षण प्राप्त करने पर आप में एक नया हुनर आया, कार्य करने का एक नया तरीका सीखा। तो ये तरीका आपका एस कारक है, जबकि जी कारक आपका आप में पहले से ही था। अब जन्मजात शक्ति और वातावरण से अर्जित शक्ति दोनों मिल गई, यही आपकी क्या कहलाई? बुद्धि कहलाई। ठीक है, ये याद रखना कि क्या होता बेटा? ये जन्मजात होता है और वातावरण से क्या होता है? अर्जित होता है। सभी में उपस्थित, सभी में उपस्थित मतलब जी कारक कोई भी इंसान पैदा होगा, सब में होगा ही होगा, लेकिन सभी में उपस्थित एस कारक नहीं होता, सभी में उपस्थित नहीं, उपस्थित नहीं। कैसे? तो दिमाग में केमिकल लोचा आ जाएगा। जब हम पैदा हुए, बुद्धि तो हम सब में होती है, और इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम कोई विशेष कार्य, विशेष पहचान, विशेष पद प्राप्त करते हैं। लेकिन सारे व्यक्ति विशेषता पर जा सकते हैं क्या? कोई विशेष कैटेगरी में को प्राप्त कर सकते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम सभी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बुद्धि हम सब में है, हम सभी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। बोलो, हम कौन से कारक में हैं? जी कारक है, सामान्य कारक में। तैयारी हम सब कर रहे हैं, जनरल फैक्टर के माध्यम से हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सारे जनरल फैक्टर में हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी का होगा क्या? सिलेक्शन सभी का होगा क्या? मेरी इस कक्षा में जितने साथी बैठे हुए हैं, महादेव की सौगंध, सबका सिलेक्शन है, लेकिन आपके अलावा जो हैं उनका थोड़ी होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में किस में आ गए? एस कारक में, और वो किस में रह गए? ठीक है, तो सभी में उपस्थित, सभी में उपस्थित नहीं। मैं आपको कहूं कक्षा में अगर रेस लगाऊं कि आप सभी भागो, आप सभी भागेंगे, रेस लगाएंगे, बोलो आप में से जो जीतेगा वो क्या है? स्पेशल है, विशिष्ट है, और जो हारे वो अपने आप में। और इसके अगर जेब के चक्कर में रहे ना तो फिर घूमते ही रहना, है ना, ये याद रखना। तो सीधा जैसा लॉजिक, सभी में उपस्थित, सभी में मात्रा भिन्न भिन्न, सभी में मात्रा, आवाज नहीं, भिन्न भिन्न। देखो, बुद्धि हम सब में होती है, लेकिन बुद्धि सभी में एक जैसी होती है क्या? नहीं, सभी में मात्रा विशिष्ट, सभी में मात्रा क्या होती है बेटा? अपने आप में विशिष्ट होती है, स्पेशल होता है, वो पहचान अलग बन जाती है। जितने भी बच्चे हैं इस कक्षा में, जितने भी साथी बैठे हैं, सभी की बुद्धि अलग अलग है, करेक्ट? लेकिन विशिष्ट कारक में मात्रा विशिष्ट होती है, और इतनी मात्रा होती है कि उसको अलग से पहचान दिलाती दिलाती है। जैसे मैं राजस्थान के एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझूं,
आपकी भर्ती कितने हजार पदों पर आ रही है? मान लेते हैं 10,000, ठीक है, मान लेते हैं कितने? 10,000। देखो मान लेते कितने पद आ रहे हैं? 10,000 आ रहे हैं। अब समझने वाली बात क्या है, बुद्धि सब में 18 लाख फार्म भराएंगे टोटल। ये पद 18,000 कर देता हूं ना, 1%। फार्म कितने आए? 18,000। और पोस्टें कितनी? ये 18 लाख, ये 18,000। अब बुद्धि 18 लाख लोगों में है, लेकिन सभी में मात्रा ऊंची नीची। लेकिन याद रखना, ये 18,000 पोस्टों पे जो सेलेक्ट होंगे वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? विशिष्ट। जो फेल होंगे वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? सामान्य। ठीक है, अब फिर देखो, सभी में मात्रा भिन्न भिन्न और सभी में मात्रा विशिष्ट। मतलब जी कारक सभी में एक जैसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन एस कारक सभी में, जिनमें भी होगा वो उसको अलग से पहचान दिलाएगा। कैसे? जो राजस्थान में टॉप करेगा, जिसका 18,000 में से पहली रैंक आएगी, वो भी क्या बनेगा? शिक्षक। और जिसका नंबर 18,000वां आएगा वो भी क्या बनेगा? शिक्षक। बोलो अपने आप में विशिष्ट है या नहीं है? ये पद जो प्राप्त होगा स्पेशल पद प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये जन्मजात होता है, ये वातावरण से अर्जित होता है, ये सभी में उपस्थित होता है, ये सभी में उपस्थित नहीं होता। हर कोई शिक्षक थोड़ी बन सकता। ठीक है, सभी में मात्रा भिन्न भिन्न, सभी में मात्रा विशिष्ट। देखो किराने की दुकान छोटी हो या बड़े शोरूम हो, दोनों के मालिक सेठ जी कहलाते हैं। पद तो अलग है ना, ये याद रखना। इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है बेटा? वंश क्रम का। इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके माध्यम से किसका समाधान होता है? जटिल मानसिक समस्याओं का। किसका? समस्याओं का समाधान। दिमागी खेल जो खेलते हैं हम, जी कारक के माध्यम से ही खेलते हैं, ये याद रखना। और वातावरणीय समस्याओं का समाधान, वातावरण से कोई हुनर प्राप्त करना, वातावरण से कोई अनुभव प्राप्त करना, तो वातावरण की समस्याओं का, वातावरण की समस्याओं का समाधान, समस्या का समाधान। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हम जितनी बुद्धि लेकर आए, क्या उसको बढ़ा कर सकते हैं? क्या उसकी वृद्धि कर सकते हैं? क्या नहीं, परिवर्तन संभव नहीं। परिवर्तन संभव नहीं। और इसमें हम अभ्यास के माध्यम से हम हमारे हुनर में परिवर्तन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, तो परिवर्तन संभव, परिवर्तन संभव। अब याद रखो, स्पीरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों के माध्यम से होता है? 2। जिससे स्पीरमैन ने क्या क्या नाम दिया? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक क्या होता है? जन्मजात। और विशिष्ट कारक क्या होता है? वातावरण से अर्जित। और दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। सामान्य कारक क्या होता है बेटा? जन्मजात। ये क्या होता है? वातावरण से अर्जित। सभी में क्या होता है? ये उपस्थित। एस कारक सभी में उपस्थित नहीं होता। जी कारक सभी में मात्रा, जी कारक की सभी में मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न। और ये इसकी मात्रा जिसमें भी होगी वो उसको अलग से पहचान दिलाएगी, मतलब विशेषता के पद पर ले जाएगा। वंश क्रम का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव बेटा? वंश क्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके माध्यम से वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसमें परिवर्तन संभव नहीं, इसमें परिवर्तन संभव। लिखें किताब के नाम लिख लिए? लिखें, स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण, स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 2 कारकों के मिलने से होता है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 2 कारकों के मिलने से होता है, जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य एवं विशिष्ट कारक नाम दिया।
जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य एवं विशिष्ट कारक नाम दिया। जिसे स्पीयरमैन ने क्या नाम दिया बेटा? सामान्य एवं विशिष्ट कारक नाम दिया। नेक्स्ट लिखें, स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात एवं विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है। वातावरण से अर्जित होता है। वातावरण से क्या होता है बेटा? अर्जित होता है। अतः दोनों कारकों के मिलने से दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। जैसे ये फॉर्मेट उतारो।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों के मिलने से हो रहा है? 2। जिसे स्पीयरमैन ने क्या नाम दिया? सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक। और दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। बोलोगे तो नहीं? अरे भाई बिन्ने क्या कहता है? एक कारक। तो स्पीयरमैन क्या कहता है? 2 कारक। बोलोगे तो नहीं भाई? चलिए साहब, त्रिकारक सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ही है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। अब भाई साहब लफड़ा क्या पड़ा? लफड़ा यह पड़ा कि स्पीयरमैन ने जो ये सिद्धांत दिया था द्विकारक सिद्धांत, लोगों ने इसकी बैंड बजा दी और माना ही नहीं कि भाई साहब 2 कारकों से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं होता। फिर स्पीयरमैन ने हाथाजोड़ी करी, मैं भी वहीं था, है ना। तो उसने कहा था कि मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा करता हूं कि दोनों कारकों को मिलाकर मैं कह रहा हूं त्रिकारक है, ठीक है, लेकिन मैंने 2 कारक बताए कि एक तो सामान्य होता है, एक विशिष्ट कारक होता है, व्यक्ति की बुद्धि बनती है। तो मैं ऐसा करता हूं कि दोनों को एक करके एक तीसरा इनाम दे देता हूं, जो क्या निकल आएगा? त्रिकारक। तो याद रखना कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट कारक को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन आगे चलकर यह भी अमान्य हो गया, लोगों ने इसको भी नहीं माना। लेकिन इसकी बात को समझना तो पड़ेगा ना। देखो हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, तो देखो समझो कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट कारक को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें सामान्य कारक से उच्च त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? बिन्ने ने क्या कहा था? 1 कारक। स्पीयरमैन क्या कहता है? 2 कारक। जब रायता फैल गया तो इसने कहा था ओ त्रिकारक। हमसे जो गलती होता था, हम क्या करते थे खेलते समय? आजकल तो तुम अलग करते हो, हालांकि वो बचपन का ओ ऐसे हो जाता है। है ना, होता कि नहीं होता? अनुभव बदल जाते हैं। तो लिखें त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया बेटा? स्पीयरमैन, 1911। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, 1911। ठीक है, लिखें स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने, खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को मिलाकर, सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। कंप्लीट। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी, याद रखना। स्पीयरमैन के अनुसार त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश होता है। नॉट
स्पीयरमैन के अनुसार त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च व विशिष्ट कारक से सामान्य कारक से उच्च व विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश पाया जाता है। त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च एवं विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश पाया जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च एवं विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का क्या पाया जाता है? समावेश पाया जाता है। कंप्लीट। तो ये सारा का सारा मामला इसके अंतर्गत विशेषता क्या करना बेटा आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए एक ही बात दिमाग में अच्छे से सेट करो कि स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण कितने कारकों के माध्यम से होता है? 2 कारकों के माध्यम से होता है, जिसे स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक नाम दिया। लेकिन जब इस सिद्धांत का खंडन हो गया, ठीक है, जब इस सिद्धांत का क्या हो गया बेटा? खंडन हो गया, तो इस सिद्धांत का खंडन होने के बाद इसने त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से तो क्या है? उच्च योग्यताएं बताई और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताएं बताई। और दोनों कारकों को मिलाने के बाद क्या कहा कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश होता है और व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन लोगों ने अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे थर्स्टन और थॉर्नडाइक जो आए थे ना, दोनों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि हम इसको मानने के समर्थन में नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत वैलिड नहीं है और ऐसा कभी होता नहीं। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि स्पीयरमैन ने जब त्रिकारक सिद्धांत दिया तो त्रिकारक सिद्धांत में 2 योग्यताओं का समावेश बताया। कौन सी? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक की जो योग्यताएं थी उन दोनों को मिलाया। लेकिन त्रिकारक सिद्धांत में इनको कहते हुए क्या कहा कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताएं मिलती है तो त्रिकारक सिद्धांत बनता है। लेकिन यह सिद्धांत भी आगे चलकर फेल हो गया। तो त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का क्या होता है बेटा? समावेश होता है। जैसे अगर जैसे के फॉर्मेट में हम बात करते हैं तो देखो, एक तरफ हमारा कौन सा कारक है? सामान्य कारक, जिसे हम क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर जीएफ। दूसरा कौन सा है बेटा हमारा? विशिष्ट कारक। और विशिष्ट कारक के अंतर्गत हम इसे क्या कहते हैं? एसएफ कहते हैं। अब देखो, एक ऐसा तथ्य बताओ जो बिल्कुल जनरल फैक्टर में आता हो। जैसे मैं मान लेता हूं आम आदमी। अब आम आदमी जनरली तो होता है, एक ऐसा फैक्टर जो हर जगह उपलब्ध है। अगर हम किसी से जिंदगी में पूछें मेरे जैसा आम आदमी, अगर किसी से कोई पूछे, हम पूछे और भाई कैसे हो, और वो कहता है बस जी रहे हैं यार, तो समझ लेना वो सामान्य ही है। और अगर किसी पूछे और भाई कैसे हो, मजा है ना, जलसा बाबू जलसा है ना, तो भाई साहब आनंद मंगल है, इसका मतलब कौन सा है? वो विशिष्ट है। अब देखो, आम आदमी को हम जनरल फैक्टर में रख रहे हैं और यहां पर हम रख देते हैं डॉक्टर, MBBS, मियां बीबी बच्चों समेत। फुल फॉर्म तो यही होती है। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? मियां बीबी बच्चों समेत। ठीक है। अब देखो, आम आदमी सामान्य कारक में है और डॉक्टर विशिष्ट कारक में है। तो इसने क्या कहा था कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च, सामान्य कारक से उच्च और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यताओं का समावेश होता है। अब दोनों के बीच में हमें एक ऐसा कैडर बताना है जो दोनों के बीच का भाव प्रकट करे। तो भाई साहब लिख दो कंपाउंडर। बोलो, ये कंपाउंडर आम आदमी से क्या होता है? बड़ा होता है और डॉक्टर साहब से छोटा होता है। बोलो त्रिकारक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। गधा घोड़ा इक्वल टू, बोलो त्रिकारक में आया कि नहीं आया? औरत आदमी और वो, बोलो त्रिकारक में हुआ कि नहीं हुआ?
थ्री जेंडर वाली बात करते नहीं करते हम, तो इसके अंदर का, लेकिन ये भी काम का नहीं हुआ। तो इसने क्या कहा था कि एक व्यक्ति कोई एक कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति को दूसरा कार्य करता है, लेकिन दोनों के मिलने से एक व्यक्ति ऐसा है जो दोनों का काम करता है। जैसे कोई आदमी गाता है, कोई आदमी नाचता है, तो इन दोनों के मिलने से ये गाता और नाचता है। ठीक है, यहां पर सपना चौधरी है, यहां पर उसके हस्बैंड राजा हैं, दोनों के मिलने से अब ये नाचती है, ये गाता है, तो यहां पर हो सकता है इसका जो संतान हो वो नाच नाच के गाए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा लॉजिक, ये सिद्धांत भी वैलिड नहीं हुआ कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, लिखो सपना चौधरी। मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारी क्लास में आने के बाद मैं ही बिगड़ गया हूं। ठीक है, स्पीयरमैन ने त्रिकारक को सामूहिक खंड नाम दिया। लेकिन स्पीयरमैन ने, ये बना लो डायग्राम जैसे लगाकर, जैसे, आवाज नहीं, डोंट आवाज। आगे बढ़े, चले साहब। कितने सिद्धांत हुए? 3। लिखो बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? देखो याद रखना, मल्टी फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर अलग अलग हैं। ये दिमाग की बैंड बजाने वाला बात है। मल्टीपल फैक्टर का मतलब समूह कारक होता है और मल्टी फैक्टर का मतलब बहुकारक होता है। ये सेकंड के 2018 में 2 बार प्रश्न आ चुका है। सेकंड के 2018 में ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है? 2 बार आ चुका है। नाम यही लिखा हुआ है समूह कारक सिद्धांत, लेकिन टर्मोलॉजी में मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब समूह कारक, ये समूह तत्व है। लेकिन मल्टी फैक्टर, ठीक है, बहुकारक है। और मल्टीपल इंटेलिजेंसी, बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसकी टर्म में भी आपको समझना है। ठीक है, नमस्ते, समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसा ना गणेश बुरा मजार बुराई बुराई कर ले हमारी, हैं? पक्की बात? हाँ भाई, मेरे गांव के पास की है ये, है ना? हाँ, तो देखो बहुबुद्धि सिद्धांत
सॉरी बहुकारक सिद्धांत, और बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन बेटा? थार्नडाइक। थार्नडाइक ने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दो विचार दिए थे, 1922 और 1913, ठीक है। और कसम से कह रहा हूं मैं इस थार्नडाइक की किताबें यहां पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिखवा चुका हूं। जब थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है ना मैंने उद्दीपक अनुक्रिया, तो वहां पर मैं किताबें लिखवा चुका हूं, फिर भी बोल देता हूं। एनिमल इंटेलिजेंसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, याद रहे। तो पुस्तकें फिर भी लिख देता हूं, है ना। अधिगम के सिद्धांत में देखें, पेज संख्या, हाँ लिख लेना अपने हिसाब से। इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? बहुतत्व, बहुखंड, बुद्धि का परमाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? परमाणु सिद्धांत। बुद्धि का मात्रा सिद्धांत, बुद्धि का मात्रा सिद्धांत, और बालू का सिद्धांत, बुद्धि का बालू का सिद्धांत, रेत मिट्टी का सिद्धांत, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत बहु कहो, बहुतत्व या बहुखंड कहो, परमाणु सिद्धांत कहो, मात्रा सिद्धांत कहो, या बालू का सिद्धांत कहो, मिट्टी का सिद्धांत कहो। ये 2 रुपए गुरुजी में हो गया मामला। इसमें सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी 6 से 12 तथा सामान्य विज्ञान एनसीईआर 6 से 10, विज्ञान गणित रीजनिंग तथा 6 माह के समसामयिक। मतलब इसमें साइकोलॉजी जीके फीके का इतना नहीं है, इंडिया लेवल का, राजस्थान का नहीं है, हैं? अरे अरे कैसा एग्जाम लेवल है इसमें? कौन से एग्जाम के लिए लेकर का है? इंडिया लेवल का है। तो अच्छा है, जो भी है अच्छा है। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक 1913 1922, पुस्तकें अधिगम के सिद्धांत में देखें, पेज संख्या 1008। बहुतत्व कहो, बहुखंड कहो, परमाणु सिद्धांत कहो, मात्रा सिद्धांत को, या बालू का सिद्धांत को। चलिए लिख लिया यहां तक। कहत डॉक्टर साई को सुनो ध्यान, थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के माध्यम से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। बोलो स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि व्यक्ति का बुद्धि का निर्माण सामान्य कारक के माध्यम से होता है, तो थार्नडाइक ने कहा नहीं होता। बोलो थार्नडाइक सिद्धांत का खंडन और विरोध कौन कर रहा है? थोड़ी इसके स्पीयरमैन के सिद्धांत का विरोध किसने कर दिया? थार्नडाइक ने कर दिया। पहली लाइन में विरोध आ रहा है स्पीयरमैन का कि थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य कारकों के माध्यम से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा, अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण दिया। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, रेत के दो कण आपके हाथ में है तो रेत का टीला थोड़ी कहलाएगा।
इसी प्रकार दो योग्यताएं हैं, इसका मतलब वो बुद्धि नहीं कहलाती। थांडा के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य मानसिक योग्यताओं के या सामान्य कारकों के मिलने से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। थांडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण देकर लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत का टीला नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं होता। थांडाइक अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय और लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रयास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यता या विशेष पहचान भी बना ले, थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता का जो लॉजिक था, उसने क्या कहा, थांडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय और लिखा कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रयास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विशेष पहचान बना ले या विशेष योग्यताएं अर्जित कर ले, फिर भी उसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामानुज गणित में होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर। अरे भाई साहब, आप अगर रट्टा मारकर एक सब्जेक्ट में से पूरे नंबर ले आओ तो आप जीनियस नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप प्रतिभाशाली नहीं है। जैसे कि रामानुज गणित में पूरे नंबर लाते थे, बाकी सब्जेक्ट में कमजोर थे। अरे फर्स्ट डिवीजन फेल होने वाला बच्चा भी फेल ही कहलाता है। 6 सब्जेक्ट है, 5 में टॉप में से टॉप, 1 में 12 ही नंबर आए, बोलो फिर भी फेल ही होगा। आप कॉलेज के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, बोलो अगले साल वापस पेपर देना पड़ता है, आपकी डिग्री वैलिड नहीं है वो। तो ये याद रखना कि आप 2 सब चीजों में आगे हैं, बाकी चीजों में पीछे हैं, तो आप जीनियस नहीं कहला सकते। लिखें, थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण, थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य मानसिक योग्यताओं के मिलने से न होकर थांडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य मानसिक योग्यताओं के मिलने से न होकर एक या दो सामान्य मानसिक योग्यताओं के मिलने से न होकर असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। कंप्लीट। थांडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 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 रेत के टीले का उदाहरण दिया। रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार
ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से, ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से, ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता, व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो व्यक्ति के बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने का परिणाम है। कंप्लीट। तो ये सारा सारा मामला आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आगे हम लिखते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो कारकों से नहीं होता, अनेक कारक मिलते हैं तो बुद्धि बनती है। आगे लिखें, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रयास के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रयास के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रयास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यताएं अर्जित भी कर ले, एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यताएं अर्जित भी कर ले, विशेष योग्यताएं अर्जित भी कर ले, फिर भी उसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान नहीं माना जा सकता, फिर भी उसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। कंप्लीट। जैसे रामानुज गणित में होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर। जैसे रामानुज गणित में होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर। रामानुज गणित में होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक या दो क्षेत्रों में हम होशियार हैं, इसका मतलब हम बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं है, क्योंकि बुद्धि का निर्माण एक या दो कारकों से न होकर असंख्य बहु कारकों के मिलने से होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।